नमस्कार। MSD 6 में आज हम दिल्ली से उर्दू साहित्य का पुनः जागरण इसके विषय में जानेंगे। 18वीं शताब्दी के जाते जाते और 19वीं शताब्दी के आते आते दिल्ली में कई उतार चढ़ाव लिए। ये सर्वविदित है कि राजनीतिक और सामाजिक ढांचे से साहित्य का संबंध स्थायी होता है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक और सामाजिक दशाओं से साहित्य अवश्य किसी न किसी प्रकार से प्रभावित होता है। ये भी हम जानते हैं कि 19वीं सदी के आते ही उत्तर भारत राजनीतिक दृष्टि से अधिक प्रभावित हुआ था। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता से अपने शासन की लगाम कसनी शुरू की, वैसे ही न केवल उत्तर भारत ही अपितु दक्षिण और मध्य भारत की रियासतें अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन होती चली गईं। इस तरह अंग्रेजी सत्ता के अधीन अवध, बंगाल और बिहार सहित दिल्ली भी हो गई। उस समय मुगल बादशाह का शासन पालम तक पहुंच चुका था। ऐसी दशा में उर्दू साहित्य के फरोग हासिल हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नई शिक्षा नीति बना ली। इसके अनुसार लॉर्ड मैकाले ने फारसी भाषा को न केवल उपेक्षित किया, अपितु उसे सरकारी भाषा की श्रेणी से भी हटाकर रख दिया। उसकी यह मान्यता थी कि आज तक किसी भी साम्राज्य ने अपने दास की भाषा को स्वीकार और मान्यता नहीं दी। अंग्रेजी शासक तो ये चाहते थे कि हिंदुस्तानी अंग्रेजी पोशाक पहनकर बाबू दिखाई दें। उनकी ये चाहना फारसी भाषा के माध्यम से पूरी नहीं हो सकती थी। दिल्ली का मध्यकालीन क्लासिक की काव्य, चूँकि भाषा की जड़ें बहुत गहरी और मजबूत होती हैं, इसलिए उनका एकदम मूलोच्छेदन करना असंभव होता है। ये सर्वविदित है कि दिल्ली मिट मिट कर बसती रही और मर मर कर जीती रही। दिल्ली के टिमटिमाते मुगल दरबार में वे कविगण जो दिल्ली से कूच नहीं कर पाए, दिल्ली की गलियों को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, उर्दू साहित्य की क्षमा को बुझते हुए देखकर उसे रोशन कर दिया। मतलब जो हिंदी के कवि थे वो उर्दू में शिफ्ट कर गए। इनमें मुख्य रूप से जोक, मोमिन, जफ़र और गालिब के नाम सर्वप्रमुख हैं। उन्होंने उन परंपराओं को अधिक मजबूत और व्यापक बना दिया जिन्हें मीर, सौदा और दर्द ने सहारा देकर आगे बढ़ाया था। दिल्ली के पुराने कवियों में एक प्रख्यात कवि शाह नसीर थे। वे दिल्ली से लखनऊ गए, लेकिन वहाँ उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। इसलिए वहाँ से वापस आकर हैदराबाद के दीवान चंदूलाल शादा के दरबार में आश्रय ले लिया। जब तक दिल्ली में रहे, शाह आलम के दरबार से जुड़े रहे। शाह नसीर की भाषा कठिन और शैली कृत्रिम है। उन्होंने अलंकारों के अधिक प्रयोग किए हैं। उपमाओं को रखने में वे माहिर थे। उनकी कल्पना शक्ति की अधिकता से उनके विचारों की गंभीरता नहीं दिखाई देती है। उनके शिष्यों में जोक का नाम सर्वप्रमुख है। जोक का नाम शेख मोहम्मद जोक था। उनका जन्म 1789 ईस्वी में हुआ था। चूँकि उस समय शाह नसीर की लोकप्रियता की धूम मची थी, इससे प्रभावित होकर जो शाह नसीर के शिष्य हो गए। शाह नसीर ने उनका नाम बढ़ते हुए देखकर अपने से आगे बढ़कर निकल जाने की आशंका से उन्हें टालना शुरू किया। इससे जोक शाह नसीर से अलग हो गए। कुछ ही समय में उनकी कीर्ति पताका बहुत अधिक फैलने लगी। इससे प्रभावित होकर तत्कालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने जोक को बुलाकर